That's why I have decided a topic and I have named it Achieving the Sustainable Development Goals Using Artificial Intelligence. So जो टाइटल है उससे आप ये नहीं समझेंगे कि हम हेल्थ से अलग होकर के बात करेंगे, हमारा सारा फोकस हेल्थ पे ही होगा, बट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव दैट आई हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग आई वुड से रिसेंटली, मे बी लाइक अ कपल ऑफ ईयर्स, जब मैं अपना रिसर्च मैं किया करता था इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे, फिर मैं अपनी टीम के साथ सॉल्यूशन डेवलप किया करता था हेल्थ केयर में, लाइफ साइंसेज में, तो उस समय मैं सोचा करता था कि ओवरऑल जो हम बात करते हैं सॉल्यूशन के, क्योंकि सॉल्यूशन इंडिविजुअल के नीड को लेकर के हम डेवलप नहीं करते हैं, इट इज डेवलप फॉर अ सिस्टम, मे बी लाइक अ कम्युनिटी, और गोल हमारा होता है कि हम वी नीड टू अचीव सस्टेनेबिलिटी. सो लेट्स स्टार्ट. और मैंने अपने प्रेजेंटेशन को डिफरेंट सेगमेंट्स में मैंने स्प्लिट किया है, स्ट्रक्चर किया है, और हम लोग वन बाय वन उसके बारे में ब्रीफली जानेंगे. तो ऑलरेडी प्रिंसिपल सर और विनय सर ने इतना बेहतरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बारे में बताया है, जो मुझे नहीं लगता है कि उससे बेहतर मैं अभी तक सुन पाया हूँ. लेट मी जस्ट कॉन्फेस, इट्स नॉट, आई एम नॉट बायस बीइंग एन इंडियन हियर, मैं भारतीय होने के नाते इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये बहुत बेहतरीन था, बट इट इज एक्चुअली फैक्ट. जो भी बात प्रिंसिपल सर ने बताई या विनय सर ने बताई, बट ब्रीफली हम लोग टच करेंगे AI/ML के बारे में. फिर हम लोग बात आएंगे कि करेंटली जो है AI/ML कहाँ कैसे यूटिलाइज होता है, यूज किया जाता है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम्स में, जो कि हमारे वेबिनार का आज का फोकस है. और जैसा मैंने बताया कि मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ही अपना फोकस रखा है इस पूरे प्रेजेंटेशन में, तो हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, फिर कौन सा ऐसा गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कि हेल्थ पे फोकस करता है. तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा जिस पे हम चर्चा करेंगे AI/ML एंड SDG 3. जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 है वो गुड हेल्थ और वेलबींग के बारे में बात करता है. और फिर चूंकि हम लोग इंडिया के पर्सपेक्टिव में जानना चाहेंगे, और उसका मैं रीजन भी बताऊंगा कि क्यों मैं इंडिया पे फोकस कर रहा हूँ, कि इंडिया में SDG का क्या स्टेटस है और SDG में SDG 3 का क्या स्टेटस है, और फिर हम आएंगे कि कैसे AI/ML इंडिया में इन SDG को और SDG 3 को फोकस कर रहा है. जब ये सारी बातें होती हैं तो उन सभी चीजों को एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास स्ट्रैटेजी का होना बहुत जरूरी होता है. जो प्रीवियस स्पीकर्स ने, प्रिंसिपल सर और इना सर ने बताया कि जब हम AI की बात करते हैं तो बात आती है, जो सबसे क्रिटिकल हो जाता है वो होता है प्राइवेसी हो गया, सिक्योरिटी हो गया, इन सारी चीजों को लेकर के. तो हमारे पास क्या वैसी स्ट्रैटेजी है जो पूरा रोड मैप तैयार करे और हर एक चीज को गवर्न करे ओवरऑल पर्सपेक्टिव से. तो हम AI स्ट्रैटेजी के बारे में भी बात करेंगे जो नेशनल लेवल पे है या नहीं है. देन फाइनली वो मेरा अपना कंक्लूजन है जो मैं कैसे देखता हूँ एज एन इंडिविजुअल, एज ए प्रोफेशनल, एज ए डेटा साइंटिस्ट, एज एन एनवायरमेंटल साइंटिस्ट, और एज ए सोशल एक्टिविस्ट जो कि सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोचता है, कुछ काम करना चाहता है. तो इन सभी चीजों को वन बाय वन हम देखेंगे. इसमें I don't have to explain anything because it was already explained like crystal clear by previous speakers. मेरा ये explanation सिर्फ इस चीज को बताने के लिए है, not to the distinguished speakers but mostly for students. क्योंकि जब आप पढ़ते हैं, आप डिग्री लेते हैं, डिग्री लेकर के फिर आप जॉब के लिए निकलते हैं, तो आप अभी जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो उसमें क्या है कि जब आप सर्च करोगे सिर्फ एल्गोरिथम, जिसके बारे में प्रिंसिपल सर ने बताया था, तो आपको सैकड़ों एल्गोरिथम्स मिल जाएंगे. मैं आपको पर्सनली बताता हूँ कि मैं एटलीस्ट 50 एल्गोरिथम्स के साथ में अभी तक काम कर चुका हूँ. उस पर मेरे पब्लिकेशंस भी हैं बहुत सारे. बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिस, तो कुछ
लिमिटेड ऐसे एल्गोरिदम्स हैं, मेथड्स हैं जिस पे हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं एकेडमी में, एकेडेमिया में, रिसर्च के लिए, एज वेल एज इन इन इंडस्ट्रीज। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी है, मैंने चार जो सेक्शन है मैंने उसको किया है, और I don't have to repeat the definition, but this is how I understand, how I, किसी का भी definition होता है, definition has a story, but that should explain कि actually में वो क्या होता है। तो मेरा अंडरस्टैंडिंग जो है मशीन लर्निंग का, उसको मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, that you can access later। मैंने एक सेट बनाया है कुछ एल्गोरिदम्स का जो कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, उनका पर्पस अलग अलग होता है, चाहे वो आप एकेडेमिया में लो, चाहे आप इंडस्ट्री में लो। तो जैसा कि प्रीवियस स्पीकर्स ने बताया कि जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हमारा है, उसको हम कैसे हम डील करते हैं, फिर अलग अलग तरह के डेटा आते हैं, डिफरेंट सोर्सेज से डेटा आते हैं। इफ यू स्टार्ट योर लाइफ फ्रॉम मॉर्निंग टू when you go to sleep, सुबह से लेकर शाम तक अब जितनी एक्टिविटीज आप करते हो, हर एक एक्टिविटीज से कुछ न कुछ डेटा प्रोड्यूस होता है, और वो इतना हैफजार्ड वे में होता है कि उसको कोई प्रॉपरली कलेक्ट नहीं किया जाता है। फिर होता है जो हम इंटेंशनली कोई सर्वे कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा वेबिनार है, इसमें इसके एंड में यदि डॉक्टर कुमार ने ये डिसाइड किया होगा कि वी विल गेट अ फीडबैक फ्रॉम ऑडियंस कि वेबिनार उनको कैसा लगा, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, वो एक स्ट्रक्चर क्वेश्चनियर तैयार करेंगे, और एट द एंड वो आपको एक लिंक प्रोवाइड करेंगे जिसमें सारा कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होगा, और जो आउटकम आप एक्सपेक्ट करेंगे वो होगा कि डिड यू लाइक इट और नॉट, और मे बी यू हैव टू रेट इट एट लाइक इट स्केल 3, 5, 7 जो भी आप यूज करते हो, कि हाँ एक्सेलेंट था, वर्स्ट था, या बहुत लोग होते हैं जो न्यूट्रल रहना पसंद करते हैं तो बोलेंगे कि न्यूट्रल है। कुछ जो भी आप स्केल करें, तब वो होता है क्या कि एक डिजाइन किया हुआ एक्सपेरिमेंट कह लो आप, या फिर वो सर्वे है जिसमें हमको एंड पता है कि हमारा आउटकम क्या है, यानी कि हम उसको सुपरवाइज कर रहे हैं उस पूरे के पूरे डेटा कलेक्शन प्रोसेस को। एक होता है जो जनरेट होता है विदाउट एनी सुपरविजन। सो उसी के लिए जैसा कि पहले बताया था कि नेम इटसेल्फ सेज हु आई एम, व्हाट आई एम। हमारे भारतीय संस्कृति में भी आप जब कोई भी नाम आप लोगे, हर एक नाम का अपना मतलब होता है, ऐसे ही बेवजह कोई नाम नहीं रखा जाता था। अभी की बातों को छोड़ दें तो अभी बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, नाम का मीनिंग हो या नहीं, यदि वो कूल लगता है तो हम उसको रखते हैं, बट नाम अपने आप में डिफाइन करता है। सो सुपरवाइज्ड लर्निंग आप समझ सकते हो कि जो भी लर्निंग जिसमें कि सुपरविजन रखा जाता है, अनसुपरवाइज्ड, लेकिन डेटा हमारे पास दोनों तरह के जनरेट होते हैं। तो अभी एक ट्रेंड और भी चला हुआ है जहां लोग सेमी सुपरवाइज लर्निंग यूज करते हैं, सुपरवाइज का भी पोर्शन यूज करते हैं, अनसुपरवाइज का भी। यदि इंडिविजुअली उन दोनों से काम नहीं होता है, देन दे ट्राई टू कंबाइन इट। वो हाइब्रिड एक एनवायरनमेंट, एनालिटिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ की दोनों के एडवांटेजेस को यूज किया जा सके। फिर आती है बात कि मैं करेंटली एक हेल्थ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, नियरली 8 के आसपास उसमें स्टार्टिंग में फीचर्स थे जिसको कि हम लोग वेरिएबल्स स्टैटिस्टिक्स में बोलते हैं। तो 800 फीचर्स से आप कुछ नहीं समझ पाओगे। यदि मैं आपको, जैसा कि विनय सर बता रहे थे कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन का जो सोचने की जो क्षमता होती है वो लिमिटेड डायमेंशंस में होती है। तो यदि हम बात करेंगे जेंडर, इनकम के रिस्पेक्ट में, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ फीमेल टेंड टू बी मोर अवेयर देन मेल, उतना तक आप समझ पाओगे। फीमेल हु वर्क इन एकेडेमिया इज मोर अवेयर देन द फीमेल हु वर्क इन इंडस्ट्री, ये भी आप बोल सकते हो। तो 2 डायमेंशन आप यहाँ पे ला रहे हो, लेकिन जैसे आप ऐड करते जाओगे ना, 800 फीचर्स आपके हैं,
तो फिर आप उतना वो एक्सप्लेनेबल नहीं होता है। जैसे विनय सर, सॉरी आप डॉक्टर हैं, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि जैसे हम लोग कभी डॉक्टर से आते हैं तो वो सिर्फ बता देते हैं कि हाँ ये दवाई लीजिए, वो आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। लेकिन यदि आपको एक्सप्लेन करेंगे तो आप समझ भी नहीं पाओ, क्योंकि वहां पे वो टर्म यूज किया जाता है जो कि मेडिकल टर्म होता है, जो इजीली एक्सप्लेनेबल नहीं होता। बट आई ट्रस्ट इनके जैसा कोई डॉक्टर यदि होंगे तो वो डेफिनेटली जो भी पेशेंट विजिट कर रहे होंगे उनको समझा तो देंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है, और आपको ये मेडिसिन यदि प्रिस्क्राइब किया जा रहा है तो व्हाई वी आर प्रिस्क्राइबिंग दैट काइंड ऑफ अ मेडिसिन। सो व्हेन यू टॉक टू समवन लाइक somebody is your customer, like potential end user जो भी है, यदि हम अपने इंफॉर्मेशन को क्लियरली वहां कन्वे नहीं कर पाते हैं, डजंट मैटर हाउ मच आई नो, एक्सपीरियंस आई हैव, हाउ बिग डिग्री आई हैव अकॉम्प्लिश्ड, जो भी हमारा अकॉम्प्लिशमेंट्स है वो सब जीरो पे पहुंच जाता है। तो उन 800 फीचर्स को रिड्यूस करते हुए हम ऐसे फीचर्स आइडेंटिफाई करते हैं जो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एनीथिंग, वो पूरे इंफॉर्मेशन को आपको कन्वे कर सके। तो वहीं पे बात आती है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन की। ये सारी चीजें फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं। तो एक सजेशन यहाँ पे सिर्फ वही स्टूडेंट्स के लिए खास करके है कि व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग shaping up your career like a data scientist, data science engineer, artificial intelligence scientist or engineer, डिपेंड करता है कि आपका इंक्लिनेशन इंजीनियरिंग में ज्यादा है या साइंस में ज्यादा है, तो आप इन सब चीजों पे आप फोकस कर सकते हो। ये सारी चीजें हैं जो बेसिक लेवल पे आप यदि सीखते हो तो यू विल गेट जॉब इमीडिएटली इन द इंडस्ट्री, और मीनिंगफुल आप रिसर्च भी कर सकते हो, देन यू कैन एडवांस योरसेल्फ। अब जो the NLP was explained very well. So when we talk, when we read, when we write, तो अभी एक मेथड है, जैसे आप लोग यदि रिसर्च करते हो, रिसर्च पेपर पढ़ते हो, एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ लाइक अ समरी ऑफ जो भी हमारा वर्क है वहां पे, तो उससे पता चल जाता है कि व्हाट इज रिटन देयर। बट देयर आर publications, policy documents, it's like 200, 300, 400 pages, और may not be necessary कि वहाँ उसमें abstract हो। तो ऐसा कोई टेक्निक हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का, जो 200, 300, 500 पेजेस के डॉक्यूमेंट को समराइज कर दे विदाउट लूजिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, तो उसका एक एब्स्ट्रैक्ट तैयार कर दे। तो वो भी अभी बहुत ज्यादा डिमांड में है, और वही नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस टेक्निक्स को यूज करके किया जाता है। फिर वो एब्स्ट्रैक्ट ऐसा हो कि जो इंटरप्रेटेबल हो। एक होगा कि सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेगा और वो आपको समराइज करके दे देगा, मे नॉट बी ट्रांजिशन सही नहीं होगा या एक स्टोरी की तरह आपको नहीं लगेगा, बट एक होगा जो समझ करके देन समरी वो आपके लिए तैयार करेगा, इंटरप्रेटेबल एब्स्ट्रैक्ट जो आपके लिए करेगा। तो उसमें प्रोसेसिंग है कि क्या क्या प्रोसेसेस करना होता है नेचुरल लैंग्वेजेस को लेकर के, तो वो आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में आप जानते हो, करते हो। फिर है कि उस डॉक्यूमेंट को समझ करके फिर उससे इंटरप्रेट करना, ये अंडरस्टैंडिंग पहले होना चाहिए था। सो फर्स्ट टू अंडरस्टैंड दोज डॉक्यूमेंट्स, तो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग आती है वहां पे। उसके अलग टेक्निक्स हैं कि कैसे टेक्निक्स को यूज करके हम जो भी लिखा हुआ उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी इंडिया में हम लोग जब भी जाते हैं डॉक्टर्स को विजिट करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन होता है, वो सारा हैंड रिटन होता है। यूएस में जब मैं था तो वहाँ हैंड रिटन नहीं के बराबर होता है। जो पहले लेगेसी जो भी अप्रोच रहा है डॉक्टर्स का, वहीं पे कहीं कहीं पे हैंड, सारा चीज आपको डिजिटल वहाँ पे होता है। तो यू मे नॉट हैव एनीथिंग व्हिच इज हैंड रिटन। तो डिजिटल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना और उस पर फिर कोई भी इन्फ्रेंस निकालना आसान हो जाता है कंपैरेटिवली यदि वो हार्ड कॉपी में है, कहीं पे पीडीएफ फाइल में है, बट अभी भी वहां पर है ये। तो
जो क्लिनिकल नोट्स होते हैं जो डॉक्टर्स लिखते हैं या जो प्रिस्क्रिप्शन है जो हार्ड कॉपी में है, उससे फिर इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके एंड देन उसको इंटरप्रेट करना। तो इस तरह का जो भी है उसमें आप एनएलपी के वेरियस जो भी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं आप यूज करते हैं, एंड दिस इज अनदर बिग एरिया टू फोकस ऑन, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। यदि आप कल को इस फील्ड में आना चाहते हो, इधर यू कैन डेफिनेटली यू नीड basic understanding, very good understanding of all of them, but you can specialize yourself because I have seen these days specialized जो है openings भी आती है कि NLP expert होना चाहिए, deep learning expert होना चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने इसको कैटेगराइज किया था। अब डीप लर्निंग के बारे में भी हम लोगों ने बात की है। लर्निंग व्हिच इज डीप, एंड डीप इज बेसिकली जब ह्यूमन जो हमारा सोचने का तरीका होता है, जो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है, यदि हम उसको और एम्पलीफाई कर दें मशीन लर्निंग यूज करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके, तो वो अभी बहुत ही ज्यादा यूज होता है, स्पेशली जो रोबोटिक्स है, चैटबॉट्स है, उसमें हमारे इंडिया में बहुत काम हो रहा है, बाहर तो हो ही रहा है। तो डीप लर्निंग, बट डीप लर्निंग इज वेरी डीप। सो ये सिंपल सॉल्यूशंस डेवलप करने में आपको हेल्प नहीं करेगा। ये जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस है, इसके बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड। And before going there, I will just say like one line. You have so many tools, you have so many techniques that you know. Which tool and which technique will apply to what kind of data, what kind of problem, that is very, very critical. So that's where your knowledge, the domain knowledge, your wisdom, that will come. And how efficient you are to get insights out of it. ये सारी चीजें बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया गया था। तो then you'll be, neither people may start directly from deep learning and they will say, okay, supervised learning, machine learning is like old thing now. Let me talk about something which is very catchy and people will be very impressed. So they will start from deep, but that's a very wrong approach according to me. So deep learning is another area where you can master yourself and you can be a leader in that particular area, but not simple. There are so many things, and you have to understand the entire the architecture of any deep learning algorithm. तब फिर बात आती है reinforcement learning की। reinforcement learning में भी बहुत सारे, जैसे आपको ड्राइवरलेस कार की बात हम लोग करते हैं, या और भी बहुत सारी चीजें हैं। दीज आर ऑल आई वुड से बहुत प्रिमिटिव स्टेज में है अभी, बट मे बी इन द फ्यूचर ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकता है, बट दीज आर वेरी एडवांस, पीपल आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। सो ये सारी चीजें हैं, बट इफ यू specialize yourself in any of these segments, definitely you will get a good opportunity work in industry. और ये सारी techniques जो है, it can help solve most of the social, economic, health and environmental problems. And there are evidences based on scientific literature, some white paper, you can see like, आप सिर्फ Google करो सुपरवाइज लर्निंग हेल्थ केयर, कुछ तो आपको वहां पे पब्लिकेशंस मिल जाएंगे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ केयर system, the focus of this webinar is healthcare system. So the question comes up, are we taking advantage of these AI ML tools and techniques to solve healthcare challenges? We have already heard previous speakers, yes we do, but let me just give a little bit glimpse of it. So again, this is not very exhaustive. You may find something extra, you may find something less. This is just to give you an overall picture कि AI healthcare में किस किस context में कहाँ वो apply हो रहा है।
definitely we are using artificial intelligence in diagnostics. मेडिकल इमेजिंग की बात हम लोगों ने सुनी बहुत ही अच्छे ढंग से. So and that is one of the I would say one of the most important areas where artificial intelligence is being used. फिर बात आती है pharmaceuticals and drug discovery. So the COVID has shaken almost everyone on this earth, this planet. और कोविड के आने के बाद से इन्वेस्टिगेशन, आप यदि सिर्फ कोविड टाइप करोगे ना, आपको मुझे लगता है कि मिलियंस में आपको पब्लिकेशंस मिल जाएंगे अभी तक में. आई यूज्ड टू वंडर लाइक एवरी अदर डे, like there are so many publications coming out of like जो भी है कोविड से रिलेटेड. उसके बाद क्या है कि ड्रग पे, वैक्सीन पे, वी आर फॉर्चुनेट कि वी गॉट वैक्सीन्स. ड्रग पे, वैक्सीन पे रिसर्च होना शुरू हो गया, उसमें फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे यूज हो रहा है वो होता है. फिर हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया. फ्रॉड एंड अब्यूज के बारे में मैं थोड़ी सी बात करूंगा. यहाँ पे मेरा बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, बट थोड़ा जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, इवन यूएस में भी फ्रॉड इज अ बिग प्रॉब्लम. हेल्थ केयर से रिलेटेड जो फ्रॉड होता है, दैट्स अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम. $billion में जो है लॉस होता है, कंपनीज का होता है, उसके बाद लोगों इंडिविजुअल्स का भी होता है. तो वो एक इम्पॉर्टेंट एरिया वेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग इज बीइंग यूज्ड. वेयरेबल्स के बारे में वी टॉक्ड अबाउट अ लॉट. जो भी आज के डेट में स्मार्ट वॉच हम पहनते हैं या फिटबिट टाइप का होता है, जो आपके बॉडी के जो वाइटल्स होते हैं उसको कैप्चर करता है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सर्जरी, रोबो सर्जरी की बहुत बातें हम लोग कर रहे हैं. दोज आर एक्चुअली इन प्रैक्टिस. इमरजेंसी है, फिर न्यूट्रिशन है, बहुत सारी चीजें हैं. वर्चुअल असिस्टेंट्स आज के डेट में बिकेम लाइक काइंड ऑफ न्यू नॉर्मल कि वो होना ही चाहिए, ताकि लोग जो है फ्रीक्वेंटली अपने क्वेश्चंस आंसर्स कर पाए. मेंटल हेल्थ हो गया. And most importantly, because I come from a scientist background, I believe in like if we don't do research, it's very difficult for us to advance. So medical research is very very critical. So and this will be one of the focuses. Like मेरा जो intention है इस पूरे presentation को तैयार करने का, वो है कि what we need actually to proceed further, to take one step further in this particular area. So medical research, like any either it's happening in academia or industry, वहाँ इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है. It's very very critical. अब जब इतनी सी बातें हैं और यहाँ पे मैं सिर्फ 2 एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा कि वो मैं अपने एग्जाम्पल्स रखूंगा जिस पे मैंने काम किया है. So I had a team of 4 people. We were 4. Me, I come from, you know, like I did my PhD in environmental science and management. The team that I constructed, so I had to hire people, and I hired 3 data scientists. One a PhD in chemical and biomedical engineering. The second guy was in cognitive science, PhD in cognitive science. The third guy was a PhD in computer science. And you know, the other speaker, Vinay said, he has emphasized the cognitive part of it. And when I hired them, everybody was surprised. Like, you hired only one guy from computer science. I said, yes, I know what I'm doing. And then why I have hired them? Because talking about developing a solution is not just using algorithm and tool. It comes from, if you don't understand the data, if you don't have understand, like say, I used say, for example, if you have a data in front of you, if you are not able to extract any information from data without any background, then I don't see that I am a useful person of actually looking at the data.
but that if I get information like from where the data generated, how it was generated, in what context the data was generated, who actually collected the data, everything, then I can start connecting the dots. I needed a team of diverse people who can use their cognitive science, somebody can use their different perspectives, somebody can use different perspective, I can provide my perspective. Then only that solution will become a robust solution, sustainable solution. If you remember, I talked about sustainable solution. And we four together, we started working on developing a solution for breast cancer. So, you know, breast cancer in the US is a big problem. I think now even in India, most of the areas in the world. We could use any technique, existing technique, and then we could start working on it. But what we decided, okay, let's do something that can be easily implemented and meaningful, and actually it will give a solution. So at that time, there was an algorithm developed by Facebook, we called RetinaNet. Then we used that algorithm, but we modified that algorithm using deep learning. So basically, deep learning on top of RetinaNet. And then we developed a solution, and that solution we presented in a Nature-sponsored workshop in the US. So that was one word that I could cite. So we developed a kind of like a hybrid solution using deep learning and reinforcement learning. This was the first time we integrated it. And we were able to crack, you know, like deep learning, and I think other speakers can also add. Deep learning is, you may not be able to explain. It's considered as a black box. But we figured out a way that the deep learning solution can be interpreted. So you have outcome and you can interpret. So we make this solution interpretable. If you remember at the beginning, I was saying, if we cannot interpret, we cannot make people understand. Doesn't matter how good we are, like how good solution is. It's not helping anyone. SBI ATM level hai. तुरंत दे दे hai. Somebody speaking? Okay. So this example was within an industry, right? So we know that we have artificial intelligence, machine learning, everything. We know like this is being used in different healthcare sectors and all. We did some solution development within an industrial setting, but whether all these things actually helping achieve the sustainable healthcare system or not. The end goal is what? Like we need a sustainable healthcare system so patients may get the best solution, the doctor get the best support, and whoever is the stakeholders in that particular system. So now to proceed further, I will just give, I think maybe you may know, may not, but just, and I think this, we don't have to actually read it, because if you are a भारतीयों की सोच ही इस तरह की होती है. And ये मैं इसलिए भी बोलता हूँ कि जब मैं यूएस में क्लास कर रहा था, मेरे एडवाइजर हैं डॉक्टर रॉबर्ट टेलर, तो उनका एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मैनेजमेंट वो पढ़ाते थे, सस्टेनेबिलिटी साइंस के वो पायनियर्स में से एक हैं. उन्होंने मुझे एक टॉपिक दिया था और पूरी क्लास में उन्होंने बोला था, सुशांत, आई बिलीव दैट इंडियन कल्चर इज द मोस्ट सस्टेनेबल कल्चर इन द वर्ल्ड, सो व्हाई डोंट यू पिक अ टॉपिक that will focus on that. So I have one book chapter on that, I'll share later. तो जो चीज it's we inherit, right? So that is what we call sustainable development. The way we live, the way we think, the way we live on this earth, and the philosophy is like, okay, I will survive, but I will create an environment, a system, so that the next generation can also survive.
And when you translate that philosophy of your life, then that becomes a definition adopted by the United Nations. Sustainable development has been defined how development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. If we have something, we will consume to survive, but we will let those things be there available for next generation. It's not like जो है खुद ही सब चीज खा लेना है, कर लेना है, but छोड़ देना है, इस तरह से प्रिजर्व करके रखना है ताकि नेक्स्ट जनरेशन को भी उसकी जरूरत हो तो वो यूज कर सकें. इसके 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स माने गए हैं: सोशल कंपोनेंट, इन्वायरमेंटल कंपोनेंट एंड इकोनॉमी. इकोनॉमी में बिजनेस वगैरह सारा चीज आ जाता है. और अब हम लोग थोड़ा सा आगे आएंगे. द यूनाइटेड नेशंस 17 टोटल गोल्स उन लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं. 17 टोटल गोल्स को आइडेंटिफाई करने का पर्पस था, दे वांटेड टू क्रिएट अ सस्टेनेबल वर्ल्ड. और सस्टेनेबल वर्ल्ड को क्रिएट करने में कौन कौन से कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, and it has a long history, you can read later. So these 17 sustainable goals, but our focus today is on the goals which is related to health. And this is my categorization, and this is not like I have clarified here, declared the above classification is author's creation, not endorsed by the UN. So UN ने इसको categorize नहीं किया है, ये मेरी अपनी understanding पे है. And I have put the sustainable development goals into 3 sectors because we are talking about sustainability: the social part, the environment, and economy. You see, so SDG 3 comes under society, right? But if you see, there are other components, other goals that may impact. For example, water and sanitation. If somebody is poor, may not have the access, the availability of resources to protect their health. If somebody is hungry, they don't have food, they will be like malnourished, and definitely वो लोग ज़्यादा vulnerable होंगे diseases को लेकर के. उसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं, but dedicated SDG 3 है health को लेकर के. What it does, what it says, that to ensure the overall goal is to ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages. बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सभी को कवर करना है, हेल्दी लाइफ करना है और वेलबींग को प्रमोट करना है. अब इतने सारे कंपोनेंट्स हैं, उसमें जेंडर इन्वॉल्व है, उसमें सारे एज ग्रुप्स के इन्वॉल्व हैं. तो जब हम हेल्थ केयर सिस्टम की बात करते हैं तो अभी आप यदि उसको कोरिलेट करने की कोशिश करो तो आप देखोगे कि हम हेल्थ केयर में किसकी बात करते हैं, जो इम्पैक्टेड हैं और जो उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर या इंस्ट्रूमेंट वो अवेलेबल करा रहे हैं. तो अलग अलग स्टेक होल्डर्स यहाँ पे हो जाते हैं. तो यहाँ भी हम सस्टेनेबल हेल्थ की बात हम करते हैं तो यहाँ भी वो सारे कंपोनेंट्स आते हैं. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, आर AI/ML tools and techniques being used to address the SDG 3 or not? So जब AI इतने लेवल पे आ गया है कि हर जगह we are using it, so let's talk about whether AI/ML is actually dedicatedly being used to address SDG 3 or not. मैं बाकी SDGs को कवर इस पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फोकस हमारा ये है, इसलिए हम लोग सिर्फ इसकी बात करेंगे. We'll talk about only SDG 3. So when I was researching, I was quite surprised because my perception at that point of time when I started investigating like how AI/ML can be used for SDGs, I had an idea that may not be अभी बहुत लोग इसके प्रति उतना ज़्यादा अवेयर नहीं होंगे because the world runs in a capitalist mindset कि हमको प्रॉफिट चाहिए और यही कारण है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. But it was very surprising, but it was like positive surprise that there are like so many companies, they are doing
projects, they are developing solutions and targeting SDG 3 on health. So I have listed like some of them, but just to clarify, it's not, this is only for information for this webinar. It's not like I'm endorsing any company here, but these are the companies, these are all like, this information is all available in public domains. You can go, you can also search. But some of the companies I have listed, like they are actually dedicatedly working on utilizing artificial intelligence, machine learning, and all to address some of the SDGs, including SDG 3. Now, if you see what exactly they are working on, health platform, which is very, very critical. One area of drone uses of unarmed vehicle is another area of my interest. And I took training on drone and drone analytics. So my guru in the US, she's an African-American lady, Dr. Amy Ferdinand. She taught me drone, GIS and all. So when we used to talk about drones, I did not realize when I was talking about drones and going for training and all, and at that point of time in India, drones were actually being used for different purposes. So drone is not to deliver your Amazon product. Like if you want to have like pizza, you're going for a countryside, going for a walk or like spending some time for a day or so, and then you want to, oh, I should have pizza over here, and the drone can actually drop your pizza. That's not the main purpose. The main purpose is who needs support. For example, somebody is stuck in a traffic and has some critical health issue. That person is about to die, and then there is no medicine that can actually protect him. Then that can be used. I mean, in a general sense, I would say. So actually, drones were used used on the ground for real stuff. So there are so many things happening drone-based delivery in healthcare supply. It is being actually initiated by Government of India. And the Government of India has developed so many, I would say, centers to advance research in artificial intelligence and all. And then definitely the most important part is responsible AI for youth. So to train students and be responsible AI professionals. Now, when we talk about all these things, okay, we talked about AI, ML, there are so many algorithms that can solve big problems and all, and we should be proud of developing such solutions. And then we develop this and we develop that. Then we are also working on SDG 3. Everything is fine. But do we have a well-structured, robust strategy? Because and strategy and policy, these are written. We don't run on emotions. Like in general, like in our daily life, most of the time we use emotions. We don't follow the policy. But policies and strategies should be written and we should understand, we should follow it. So whether the Government of India has developed any national strategy for artificial intelligence or not, that was very, very critical. And then I started digging about artificial intelligence related strategy and all. Then again, it was a very positive thing for us. And this map is created by me, and I have used this map in one of the blogs I have recently used. Just wanted to clarify, because this is, I'm not taking any of the maps or the charts that you see. I have prepared only for this webinar. So when I started reviewing AI strategy globally, then you see here, right, there are 4 categories. No AI strategy, then wherever you see this color, they have AI strategy and they have published it. So they have a published AI strategy. And these folks
they are actually in development. And these guys, they have announced. So you see, India has its own national artificial intelligence strategy. And India has adopted that strategy in June 2018. It was started in 2017 by Canada. And you see, immediately after Canada, India actually developed its own AI strategy. And when you review the strategy, I would also urge, please go and read. I need to again read it again. They have many focus areas, and healthcare is one of the focus areas of the national strategy for AI of India. So it means that we have so many things. If we actually take advantage of all of them, we could increase this number. So don't worry about whatever we have. What we have, if we use all of them efficiently, judiciously, responsibly, ethically, then this number will increase. And we have some time to actually reach to that level. So that's why we needed an AI strategy. Now, I'm almost at the end of the presentation, and this is totally based on my understanding, and you may disagree, agree, and it's good to disagree, then only actually we can allow new information, new thought process to come. So when I work with my team, even some team member is say like very junior to me, I request them, okay, this is a problem, now you solve it. I don't try to tell them, okay, you solve it this way. Yeah, when I see the approach is going completely off track, but most of the time I have seen that their approach was good and different. So unless and until you allow yourself to be criticized critically, but constructively, then there is no scope to grow. So this is whatever I feel, and I have put it here. I'll briefly explain, and then you all can also add, you can also correct if you think it's not going to work. So I will start education and awareness of artificial intelligence among all age groups, which is very, very critical. So if you Google, now people are started so many programs. Become a data scientist in 1 week, become a data scientist in 1 month. You don't need any degree to become a data scientist. It's like Deepavali Bonanza offer to people that, okay, you get one, you get another free. That is not the right way. To be a scientist, to be an engineer, you should have something. It's not like overnight somebody can become a scientist, overnight somebody can become an engineer. Yeah, it is possible. If that person is like a Kalidas, they can read and they can grasp everything. But you may not be a responsible person because you just learned something, a few stuff, like in 1 week or 1 month or 3 months. But the time that you needed to actually digest it, after digestion, you had to assimilate it. हिंदी में बोलते हैं आत्मसात करना. हम जब जीवन में कोई सीख पाते हैं, तो यदि उसको हम आत्मसात नहीं करते हैं, तो वो गलती हम बार-बार करते रहते हैं. तो we need to आत्मसात that information, that understanding. तभी हम responsible AI की बात करेंगे, तभी हम ethical AI की बात करेंगे. Because ethics, responsibilities वो सिखाने की चीज नहीं होती है. That comes within, and that will come within when you are informed. You have atmasat the actual knowledge. So education and awareness of all among AI, among all age groups is very, very important. And that's why I have put it the next point, that we spend most of our time in our school. Yeah, of course, I mean, because of the COVID, nobody is going to school, but eventually we will be going to the school. So AI curriculum should be included starting from class 6. Why I'm saying, because from that point of time,
And maybe in the future you will listen other perspective of AI from me in a different platform. Like whatever we do in our life, the ideas actually to develop innovation come from there, right? And the kids these days, they are very sharp. They actually inherit the knowledge from the past and from the environment, and they are more informed. So if have that foundation at like at the very early stage of their life, they may start thinking, try to connect all the different aspects and the perspective, and they will be a better like scientists or engineers or professionals or policy makers. So that's why inclusion of artificial intelligence in academic curriculum I have added. Then inter and intra-institutional collaboration. I was very happy to see when I saw Department of Physics and Computer Science. They have collaborated for this webinar. Why I'm saying you must be knowing about quantum computing, right? So quantum computing may be an area where people from physics, like physicists, they can help. And then like currently I'm working on how we can integrate quantum computing and AI. And again, I have just started. So I have to first understand quantum computing well, and then artificial intelligence, and then I see like how they can be combined together to solve some of the problems that we have, not just to use for any fancy thing. So I really appreciate that kind of collaboration. And within the department, and trust me, currently I'm working on some other research projects. I am looking for people who have strong social science background, but they understand environmental science. It's very hard to find. I cannot be master of everything. Similarly, if we collaborate, then we get different perspectives from different departments, different experts, and then our collaboration may produce a very good outcome. So inter and intra-institutional collaboration is very, very important. And then it's come to industry-university partnership, which is actually happening now, even in India, in other parts of the world. That is also very important. Somebody's talking. Then can you still hear me? We are hearing you, sir. Please continue. Okay, thank you. This is again my observation, involvement of local institutions. So you must have heard about elite capture. Elite is not a class, but it's a mindset. So when people with good resources, they do research, their research gets published easily. When people may not have all the resources, because I have spent that life when I was in Patna, where we didn't have everything that we needed to conduct high quality research, but we did, and arranging all of things that needed. So if you are underprivileged in terms of resources, it means you should not be left out. So if you are working on any AI related projects, it's my observation is please involve local institutions and then let them explore your resources and you explore their brain and then see how they will also develop and you will get good output. And then basically it's like local to global, right? So you will strengthen your local institutions. Anyways, you will become at a national level and then global level. If you keep lifting out the local institutions, only you will develop, not the other institutions. So that's why involvement of local institutions is very, very critical. And we already talked about digital health records. This is another good thing. And I say at the beginning, like when I used to visit any doctor, you have an MRN number, medical record number, or patient ID, right? Once you visit one doctor,
You enter your information, and that becomes your unique ID. You go to another doctor. If you just share your ID, they can pull your information. You don't have to tell everything again and again. So that's how it becomes very easy for doctors as well as for patient, that you cannot remember whether, like in the US, if you go, they'll keep asking like whether you had vaccination, whether you had hepatitis A, B, and C. They will keep asking. Sometimes you may forget, okay, whether I took hepatitis B or C vaccine or not, because then it's like 20 years down the line. But it's when it's recorded, and that may impact your prescriptions and all. So that digital health records is very, very critical, which is thankfully now happening in India also. Yes, data storage is a big problem that we need to fix it. Data privacy and security is the biggest concern across the world. It's not only in India. So don't think like, okay, the problem is only in India. It's across the world. That's why people are migrating to cloud. And cloud is also not 100% safe, but yes, the different companies, they really were working very hard, and they are trying to actually develop an infrastructure where data can be stored securely, and the privacy should not be exposed to anyone. Now, this part is also very critical. So when I was in India, I worked with UNICEF for school sanitation and hygiene program. I was a state coordinator over there. And for state, as we had a national strategy, then we had a state level strategy, we had district level strategy, we had block level strategy. So unless and until, and the block level strategy should actually look up to national strategy, that whether I am reaching over there or not. So it's not only conducting research, it's not only developing solutions. You should have a strategy at each level, and everything should look up to the national level strategy, like whether I'm contributing to the national strategy or not. It's not like if I'm from Bihar and that I created some other strategy that has nothing to do with national strategy, then doesn't matter how good we will do. We may do something good, but that may not add to our country's accomplishments and all. Because then if you have different goals, then you are not reaching to one point. You have one goals, you may have different paths. That's okay, that's possible. So एक goal है, अलग-अलग path है, तो हम उसी गोल पे पहुंचेंगे. बट 4 गोल है, तो हम कहाँ पहुंचेंगे? चारों अलग-अलग जगह पहुंचेंगे. इसलिए स्टेट, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है ये स्ट्रैटेजीज, स्पेशली फॉर जितने भी एसडीजीज हैं, हम लोग फोकस कर रहे हैं एसडीजी 3 पे, वो होना चाहिए. एंड उसके बाद training and orientation of concerning authorities, very, very important. So if you have a health minister or education minister or IT minister, they should be also well informed. So when you create strategy, whoever is going to execute it from the top to the bottom, they all should have a clear orientation that what it is, why we are doing, and they should have a clear picture. So for example, if, for example, I was preparing this slide, so first I wanted to have a skeleton. What I need, it's like a body, right? You have a skeleton, then you start putting flesh and then skin, and then it becomes like a complete live body. Similarly, whoever is implementing, like the people who work in system, they should be well informed, trained, not like they should work on any algorithm, but they should have a very basic understanding, like why this is important, why we are doing, what kind of technologies the world is actually using it all. So training and orientation of concerning authorities is very, very important. Everything looks very good, may sound wonderful, but if these strategies and policies are not enforced, then it's like complete zero. So policy enforcement must be ensured. So say we have AI strategies to achieve SDG 3, and at each level, if it's not being enforced, people are not doing it responsibly, they are not ethical, then they will not do responsible and ethical AI.
they will do something, they may publish something based on AI, they may have some citations, they will be happy, but our state, our country may not be happy for that. So that's why policy enforcement is very, very important. And with this, I will conclude my topic here, and I'll be very happy to take any questions. And as Dr. Kumar said, like, we can collect any questions you have, and especially for students, that if you have any questions, this was since the intent of this presentation was different, but apart from that, I'm telling you all, like, if you have any questions related to shaping up your career in artificial intelligence, either as an engineer or as a scientist, or it doesn't matter which background you come, either you come from science background, you come from social science background, you come from other background, don't worry about it. You can write to me any relevant questions to the topic and also for your career, and I'll try my best to address all the questions. It may take some time, but I will definitely get back to you. And again, thank you very much, Principal Sir, Dr. Kumar, for having me here. Hello, sir. Yes. This is Karishma from BCA department. Sir, Yes, can yes. I ask something? Yes. Proceed. Yeah. Yeah, Karishma, go ahead. पूछिए. Sir, I want to ask that you have tell the plan and strategies and the execution plan, but I want to know that how can we reach the right audience and right people? Right audience and right people. What do you mean by that? Right अपने क्वेश्चन को थोड़ा क्लियर करिए. सर, मैं पूछना चाह रही हूँ कि आपने बताया कि अभी हम प्लान कर लेते हैं और सारे अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर देते हैं, लेकिन अगर हम अथॉरिटीज को इन्फॉर्म भी कर देते हैं, इसको एग्जीक्यूट भी कर देते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम राइट ऑडियंस तक वो रीच कर पा रहे हैं या नहीं, या फिर वो सही डायरेक्शन में चल रही है या नहीं? इसको एक एग्जांपल से आंसर करूंगा. डॉक्टर कुमार, डू यू हैव अ फ्यू मिनट्स? सर, हेलो. हाँ, बोलिए. आप बोलिए. मेरी बात सुन रहे हैं ना आप? यस सर. बहुत अच्छी बात आपने पूछी है. एक वर्ड आता है अकाउंटेबिलिटी, राइट? यस सर. तो अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? ये मैंने क्या कहा कि इन्फोर्समेंट, हमने स्ट्रैटेजी बना ली, हमने इम्प्लीमेंट उसको करना शुरू किया, और इंडस्ट्रीज में कहा जाता है कि if you are not able to convey the project goal to your team, it's possible that we wanted to have apple and we may have chilies. तो काम तो हुआ, लेकिन वो नहीं हुआ जो हम चाहते थे, इसलिए हर एक लेवल पे इन्फोर्समेंट जरूरी होता है. अब है कि उसको इंश्योर कैसे करना है. उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि प्रॉपर मॉनिटरिंग उसकी हो, और जो भी पर्सन एग्जीक्यूट कर रहे हैं वहां पे, वो उस चीज को इंश्योर करें कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो हम वहां तक पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं. जैसे हर एक साल मान करके चलिए ये SDG इंडेक्स तैयार होता है, ये नंबर से बताया जाता है. कॉलेजेस को जो ग्रेडिंग दिया जाता है, ये एक नंबर है जिसके कुछ क्राइटेरिया हैं, बट ऑन द ग्राउंड यू मे नॉट सी दिस इट इज हैपनिंग और नॉट, राइट? सो जो भी इंडिविजुअल या जो भी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है उस चीज को करने के लिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है, ऑन paper, not virtual or not verbal. I'll give you one example quickly. So when I was running that school sanitation education program, total sanitation campaign जो अभी स्वच्छता अभियान चल रहा है, उस समय भी चलता था 2006 में, and that was very ambitious program of the government of India. School sanitation sideline हो जाता था क्योंकि स्कूल का था, उसमें पैसे बहुत कम होते थे, तो इंटरेस्ट लोगों का उतना नहीं जगता था, और हर एक ट्यूसडे को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ उसकी रिव्यू मीटिंग होती थी. तो जो भी टोटल सैनिटेशन कैंपेन वाले होते थे, जाते थे, रिव्यू कराते थे. स्कूल सैनिटेशन से मैं जाता था, वहां पे बैठा रहता था, और रिव्यू उसका होता ही नहीं था, वो वही प्रेजेंट कर देते थे. तो सुशांत सिंह तो आज वहां पे काम नहीं कर रहे हैं ना,
यदि मैंने सिस्टम वहां नहीं बनाया तो मैं कल चला जाऊंगा और उस काम को फिर कोई नहीं करेगा. सो आई डिडंट हैव एनी अकाउंटेबिलिटी. सो अकाउंटेबिलिटी हैज टू बी सेट फॉर द सिस्टम. जो कि वहां कोई भी आएगा, दैट पर्सन हैज टू एग्जीक्यूट. कल मैं वहां काम कर रहा था, अच्छा बुरा जो भी करके मैं तो चला आया. व्हाट आई डिड, एंड मे बी यू कैन अंडरस्टैंड, I have requested the district magistrate that, sir, TSC प्रोग्राम की रिव्यू हर एक ट्यूसडे को होती है. मैं ट्यूसडे को आकर के यहाँ बैठता हूँ, बट स्कूल सैनिटेशन प्रोग्राम का सेपरेट कोई रिव्यू नहीं होता है. तो उन्होंने जो भी वर्ड्स बोले उतना तो मैं यहाँ नहीं पब्लिक में बोलना चाहूंगा, बट उनका एक ही चीज कहना था कि लोग अपनी मॉनिटरिंग से भागते हैं और इनको देखो कि ये बोल रहे हैं कि आप मेरी मॉनिटरिंग करो हर एक ट्यूसडे को, राइट. तो उस दिन वो वहां पे आ गया, जो भी मीटिंग का जो मिनट्स होता है वो एक वहां पे सिस्टम बन गया कि एवरी ट्यूसडे द मॉनिटरिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम विल हैपन. डजंट मैटर कल को सुशांत वहां पे है या कोई और है, वो आज भी वहां होता होगा यदि उसको फॉलो कर रहे हैं. तो इतना आसान नहीं होता है किसी चीज को इन्फोर्स कर पाना. तो उसके लिए हम अकाउंटेबिलिटी सेट करते हैं और वैसा सिस्टम इस्टेब्लिश करते हैं जो कि कोई भी आदमी, इंसान से नहीं बनता है सिस्टम. आदमी आता है चला जाता है. यदि आप किसी स्कूल में जा रहे हो, आपको 4 रूल्स दिए हुए हैं कि आपको ये फॉलो करना ही करना है, तभी ये गेट के अंदर घुसोगे, तो कोई भी आएगा उसको फॉलो करना पड़ेगा. सो दैट्स हाउ वी कैन इन्फोर्स इट एंड वी कैन ऑल्सो इंश्योर कि वो जो भी डिलीवर करना था वो हुआ. आई होप आई वॉज एबल टू आंसर योर क्वेश्चन. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Good question.